मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति की। तमिलनाडु में एक सुपरस्टार विजय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। पर्दे के हीरो रहे हैं, लंबे समय तक सुपरस्टारडम उनका रहा है और उसी के बलबूते पर एक स्टार के रूप में अर्जित की गई लोकप्रियता के बलबूते पर उसी लोकप्रियता के रथ पर सवार होकर विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों क्या तमिलनाडु की राजनीति जिस प्रकार से विगत 3 दिनों के अंदर जो कुछ घटनाएं घटी हैं तमिलनाडु की राजनीति में, इससे क्या तमिलनाडु में एक और स्टार का जन्म हो चुका है और वही स्टार क्या विजय को चुनौती देगा? कुछ घटनाएं दोस्तों घटी है विगत दिनों जिसके कारण ऐसे संकेत नहीं बल्कि इसका पूरा विश्वास शायद आपको भी हो जाएगा कि तमिलनाडु की राजनीति में एक और स्टार का जन्म तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन रही है जिससे कि अगली लड़ाई तमिलनाडु की राजनीति में एक रियल लाइफ हीरो और एक रियल लाइफ हीरो के बीच होना है। रियल लाइफ हीरो मतलब विजय मुख्यमंत्री है, क्या रियल लाइफ हीरो अन्नामलाई कुप्पुस्वामी ही वो चेहरा होंगे जो तमिलनाडु में तमिल वेत्री करगम टीवी के यानी टी विजय थलापति विजय को चुनौती देने वाले हैं? कई ऐसी घटनाएं घटी हैं दोस्तों। सबसे पहले समझिए क्या हुआ। सबसे पहले हुआ ये कि डीएमके ने द्रविड़ मुनेत्र करगम ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया, किसे? उदयनिधि स्टालिन को। अब दोस्तों विजय जो चुनाव जीत कर आए हैं उसके पीछे मुद्दा कौन था? सबसे बड़ा मुद्दा था दो, एक था भ्रष्टाचार, दूसरा था परिवारवाद। अब जो मुख्य विपक्षी दल है विधानसभा में, तमिलनाडु के विधानसभा में, द्रविड़ मुनेत्र करगम एक तो पहले ही अपने गठबंधन में कमजोर हो गई। कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया, वीसीके ने साथ छोड़ दिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने साथ छोड़ दिया, सीपीआई ने साथ छोड़ दिया, सीपीएम ने साथ छोड़ दिया। सभी सहयोगियों ने जिनके पास विधानसभा की सीटें हैं इन सभी ने डीएमके का साथ छोड़ा। अब उसके बाद उदयनिधि स्टालिन को नेता विपक्ष बनाना स्टालिन के लिए कितना महंगा पड़ेगा आप इस बात की कल्पना कीजिए। इसलिए दोस्तों कि चूंकि अन्नामलाई ने भी जो 5 साल तमिलनाडु की राजनीति में संघर्ष किया, उसके मुद्दे क्या थे? उसके मुद्दे थे भ्रष्टाचार। उसका मुद्दा था कि द्रविड़ मुनेत्र करगम की सरकार के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, और चूंकि एआईएडीएमके के नेताओं पर भी अन्नामलाई आक्रामक थे उन दिनों जब बीजेपी से एआईएडीएमके अलग हुई थी। दोस्तों उसी का परिणाम था और हुआ इस चुनाव में कि एक साथ डीएमके और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र करगम दोनों सत्ता से बाहर हो गई। और यह 57 साल के तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार हुआ कि दोनों द्रविड़वादी पार्टियां सरकार बनाने के रेस से बाहर हुई। तो इसके पीछे अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों तो 2 साल की विजय की मेहनत के साथ साथ अन्नामलाई की 5 साल की गई मेहनत का भी असर हुआ। इसलिए असर हुआ कि जो अन्नामलाई को समर्थन करने, अन्नामलाई ने जो एक समर्थक वर्ग तैयार किया था, इस रूप में जो अन्नामलाई ने जो छवि बनाई थी एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा का, एक ऐसे नेता का जो परिवारवाद का घोर विरोधी है, जो इन दोनों द्रविड़वादी पार्टियों के भ्रष्टाचार से तमिलनाडु की जनता को निजात दिलाना चाहता है। तो इसके खिलाफ जो अन्नामलाई ने संघर्ष किया उसका भी लाभ, चूंकि अन्नामलाई चुनावी रेस से बाहर हो गए थे गठबंधन की राजनीति की बाध्यता के कारण, इसके कारण मौका मिला विजय को। आप कितने सहमत है बताइएगा। दूसरी बात दोस्तों मैं बताऊं तो सबसे पहला जो डीएमके ने उदयनिधि स्टालिन को भी नेता विपक्ष बनाकर कहीं ना कहीं अन्नामलाई के लिए रास्ता साफ किया है। मतलब अब विपक्ष के चेहरा बनकर अन्नामलाई के लिए अगर स्टालिन परिवार से बाहर के किसी ऐसे चेहरे को नेता विपक्ष बनाए होते तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी और अन्नामलाई के लिए डगर थोड़ी मुश्किल होती। लेकिन उदयनिधि के बनने के बाद अन्नामलाई का रास्ता क्लियर है। एक दूसरा मैं बताऊं दोस्तों, जिस प्रकार की स्थिति से एआईएडीएमके गुजर रही है, किसी भी क्षण एआईएडीएमके के अंदर विभाजन हो सकता है और यह विभाजन तय है मित्रों, विभाजन तय है। केवल मौके का इंतजार है।
विजय पलानीस्वामी की पार्टी को तोड़ेंगे, इसकी 90% से अधिक संभावना है। और इसका संकेत आपको चुनाव परिणाम आने के बाद मिल चुका है कि पलानीस्वामी को अपने विधायकों को पुडुचेरी भेजना पड़ा। यानी स्पष्ट क्या हुआ? स्पष्ट जनादेश तमिलनाडु की जनता की मानसिकता, सोच दोनों द्रविड़वादी पार्टियों के खिलाफ है। और ये दोनों द्रविड़वादी पार्टियां अपने छवि में परिवर्तन लाने का कोई प्रयास नहीं कर रही, और वो प्रयास करेंगी भी तो शायद जनता विश्वास नहीं करेगा। जनता भरोसा किस पर करेगा? अन्नामलाई पर। और एक और इवेंट, एक और घटना दोस्तों, जिससे अन्नामलाई की छवि, अन्नामलाई का कद बड़ा बनकर निकला दोस्तों। अभी चुनाव परिणाम आने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस होता है दोस्तों, स्टैनफोर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026, जिसका विषय था भारत यानी इंडिया ग्रोथ गवर्नेंस एंड आइडेंटिटी। ग्रोथ गवर्नेंस एंड आइडेंटिटी, इसमें कई मुद्दों पर बड़ी बहस हुई। इसमें उपस्थित जो महत्वपूर्ण लोग थे उसमें शशि थरूर, अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या, इसके अलावे और कई बड़े चेहरे जिनकी ख्याति इस रूप में है, एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन के साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल के रूप में भी बड़ी ख्याति है। और वर्तमान में आप कितने सहमत होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा भी मानना है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिनका इंटेलेक्चुअल जो क्षमता है, जिसे कह सकते हैं, वो देश के लिए एसेट है। और उनमें शशि थरूर एक बड़ा नाम है। शशि थरूर कई बार राहुल गांधी के कोपभाजन बन चुके हैं, इसलिए कि शशि थरूर ने अपनी जुबान से ऐसी बातें की जो भारत के हित की बात थी, पार्टी के हित में भले ही हो चाहे नहीं हो। तो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे शशि थरूर भी, अन्नामलाई भी। तो आपको मैं दोस्तों मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप सुनिए कि अन्नामलाई ने कैसे शशि थरूर को भी लपेटा ये बताते हुए कि शशि थरूर जैसे विद्वान, शशि थरूर जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो कि यूनाइटेड नेशन में काम कर चुका है, भारत की बहुत बड़े एसेट हैं विद्वता के मामले में, विदेश मामले में उनके पास जानकारी अपार है। जब शशि थरूर ने एसआईआर का मुद्दा उठाया कि एसआईआर के कारण यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में जीत हुई, वैसे ऑल्दो शशि थरूर ने इस बात को स्वीकार किया कि केरल में कांग्रेस पार्टी की जीत भी एसआईआर के कारण हुई है। अगर एसआईआर नहीं हुई होती, अगर कोई जिसे हम कहते हैं ना अयोग्य मतदाताओं, जो अपात्र मतदाता थे, उनका नाम अगर वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाता तो फिर उसका लाभ सीपीएम केरल में उठाने में सक्षम थी, वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल में। तो शशि थरूर ने इंडोर्स किया, तो शशि थरूर को आईना दिखाया। जब शशि थरूर ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में जो जीत है, उस जीत में एक बड़ी भूमिका रही है एसआईआर की, तो किस प्रकार से आईना दिखाया अन्नामलाई ने और कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस ने इतना बड़ा पाप किया कि गिरगिट की तरह रंग बदला, चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन करके और रातों रात विजय के साथ जाकर सरकार बना लिया। ठीक है, और ऐसे ही कई मुद्दों पर जिस प्रकार की बातें अन्नामलाई ने की, आप सुनिए। Trying to manufacture a controversy in Stanford, adding to the confusion that is happening in Kerala Congress for the Chief Minister's election. What happened in 60s, 70s and 80s and 90s, and that is a manifestation that happened in 2000, be it the job and be it anything. And now putting all the blame on the BJP government, which came to power much later in all the North Indian states and different parts of our country, is unfair in my personal opinion. If you ask me, the southern states which Congress claims is a different part of our country, and every time Congress wins one state in the southern part of our country, one Congress MP will immediately tweet, South is different, Tamil Nadu is different, Kerala is different, Telangana is different, Andhra is different.
And this is for all the Congress MPs who Shashi Tharoor is also very close friend to many of those MPs. Those belong to Tamil Nadu. They have to understand. Congress still now in Tamil Nadu, which was pirating the DMK's language for the last many years. One night they changed to Vijay. One night, overnight they changed it. And even chameleon will not change the colors that fast. Overnight, within 24 hours they changed the colors. And now they want to sit separate from DMK. That clearly shows Congress neither takes a position. It always piggybacks on a party which is in power, a regional party. It adapts to the regional party's tune, it speaks their language. And nobody here disputes the fact India is one country. Nobody here disputes the fact that we want to divide people on religion. Nobody disputes it. And especially in Kerala, if you look at it, is also equally happy after 10 years they have come back to power now. And what were they doing for 10 years? What were they doing for 10 years? When Shashi Tharoor ji opposes SIR, when he thinks SIR is a mechanism invented by the BJP party through the Election Commission of India to disenfranchise some more person. Is there one person in our country, one person in the country, as he said in the last 6 months, I'm a genuine voter, somebody has taken away my vote. 34 lakh people have been in Bengal alone. Tamil Nadu, 97 lakh people, Tamil Nadu. Has one person come out and said that they have taken a genuine voter out? And they keep going after one person in tribunal that happens in West Bengal with not even a proper document, bring them to the national media, keep talking again and again about SIR. That is the unfortunate part. India's moved, but Congress unfortunately stuck in 1960. India's moved on. A new generation wants a very positive set of politics, development-oriented politics. We all respect Shashi Tharoor ji, a kind of erudite person, well-learned person, a person who served in United Nations, a person who has always kept India's pride and prestige very high. But when he also starts to speak the Congress party's language, that is where we always have a problem. And now, just on the record of the SIR, what I have said is legitimate questions to answer. Look at the Bengal case. आपने सुना, आपने सुन लिया कि किस प्रकार की एक लंबी लकीर अन्नामलाई ने खींची। शशि थरूर जैसे विद्वान जिसे हम कह सकते हैं ना कि भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, एक एसेट है भारत की, उनको जिस प्रकार से आईना दिखाने का प्रयास किया अन्नामलाई ने। ये मित्रों, आज के भारत के राजनीतिक जो एक पैनोरमा है, उसमें कह लीजिए आप बहुत कम लोग होंगे जो अन्नामलाई के कद के हैं मित्रों, ठीक है। और ये भारत की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, संपत्ति के रूप में अन्नामलाई है, जिसकी कद्र अगर तमिलनाडु की जनता करेगी तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में अन्नामलाई का विकास होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर वोट की राजनीति यह सबसे महत्वपूर्ण है, और वोट की राजनीति ही वो कारण था दोस्तों, जब पलानीसामी के शर्तों के कारण भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में झुक गई, और झुकने के परिणाम स्वरूप प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, चुनावी अभियान से हटाया, कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी, चुनाव नहीं लड़ पाए अन्नामलाई। इसकी पूरी व्यूह रचना पलानीसामी के द्वारा जो की गई थी उसका बचाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, और ये सब ऐसे कारण हैं जिन कारणों से विजय तमिलनाडु की राजनीति में स्थापित हुए। अब आने वाले समय में जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति में, उसमें आप यकीन मानिए आज न कल, आने वाला कल अन्नामलाई का है। क्योंकि इस कद के रियल लाइफ में तो बताया दोस्तों आपको, रियल लाइफ हीरो कई आए कई गए, लेकिन बहुत कम ऐसे हीरो हुए हैं देश के अंदर जो रियल लाइफ हीरो रहे हैं। अन्नामलाई फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश, ये तमिलनाडु का सौभाग्य है दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में है, और ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि अन्नामलाई ने राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।